ये देखिए बच्चों, ये देखिए। यस सर, यस सर, हाँ सर, हाँ सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखो, ये कुछ लिपि के चिन्ह आपको मैंने दिखाए हैं। मैंने दिखाए हैं आपको कि किस तरीके की लिपि होती थी। ये अक्षर है। ये क्या है? अक्षर है। देखो, ये मछली का अक्षर है। ये क्या है? ये मछली है। ये मछली है। चिन्ह बने हुए हैं। अब ये चिन्ह का देखो, कुर्सी तक का भी चिन्ह बना हुआ है। कुर्सी का भी चिन्ह बना हुआ है। ठीक है। कई प्रकार के चित्र और चिन्ह बने हुए हैं। शायद ये तराजू का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है। कई प्रकार के चित्र और चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन चिन्हों और चित्रों का मतलब क्या है। ये समझ में नहीं आ रहा। ये वाला चित्र जो दिख रहा है ना आपको, देखो, ये यू आकार का चित्र। ये सर्वाधिक चित्र इसी आकार का मिला है, यू आकार का। देखो, ये यू आकार में, ये यू आकार में सर्वाधिक चिन्ह जो है वो कौन से आकार के मिले हैं? यू आकार के मिले हैं। और सर्वाधिक चित्र कौन किसके मिले हैं? मछली के मिले हैं। देख लो, मछली के मिले हैं। पर इन मछलियों का मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आया है। तो आगे की बात समझिए। अब मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझा रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता से लगभग 3000 अभिलिखित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। ये बात समझ में आ गई? 3000 अभिलिखित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी है। आपके समझ में आ गई? मैंने पढ़ा दिया है आपको। सर्वाधिक अभिलिखित वस्तुएं मोहरें थी। क्या थी? मोहरें थी। ये भी आपको मैं समझा चुका हूं। मोहरें सामान्यतः वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार होती थी। यानी ऐसी वर्गाकार, ऐसी आयताकार और ऐसी वृत्ताकार होती थी सामान्यतः। ठीक है। मोहरें सेल खड़ी के पत्थर से बनी होती थी तथा व्यापार में काम आती थी। समझ में आ रही बात? मोहरों पर विशेष चित्र और लेख अंकित होते थे। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से तथा सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है। हाँ बिल्कुल, इनको ये चित्र ही क्या है? लिपि है। ये चित्र ही लिपि थे। इस लिपि को पढ़ने का पहला प्रयास, कौन सा प्रयास? पहला प्रयास 1925 में लिपि शास्त्री वेडल के द्वारा किया गया था तथा 37वां और अंतिम प्रयास डॉक्टर नटवर झा ने किया था। किंतु सभी क्या हो गए? सभी फाइनली असफल हो गए। अर्थात अर्थात यह लिपि क्या रह गई? आज तक अपठित रह गई है। ठीक है। प्रश्न उठ रहा है लिपि की विशेषताएं। ठीक है। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसको भूल जाओ, ये क्या लिखा हुआ है जो, इसको भूल जाओ। इसमें 250 से 400 अक्षर थे, किंतु मूल अक्षर 62 थे। मूल अक्षर कितने थे? 62। सर्वाधिक लिपि चिन्ह, याद करो, लिपि चिन्ह यू आकार का मिलता के हैं। और सर्वाधिक लिपि चित्र जो है वो मछली का है। किसका है? मछली का है। लिपि में पहली लाइन दाएं से बाएं, किंतु दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। समझ में आ रही बात आपको? जिसे लिपि शास्त्र में बोस्त्रोफेदन लिपि कहा जाता था, या गौमूत्रिका लिपि भी कहा जाता था, या सर्पाकार लिपि भी कहा जाता था। इसको काट देना है, क्या है? सर्पाकार लिपि भी कहा जाता था। इसको भी काट देना। सामान्यतः, ढंग से समझना, सामान्यतः लेख 4 से 5 अक्षरों का होता था। कितने अक्षरों का होता था?
4 से 5 अक्षरों का होता था, किंतु धोलावीरा में एक श्वेत शिक्षा नहीं है यार, एक श्वेत शिला पर 10 बड़े बड़े अक्षरों का 10 बड़े बड़े अक्षरों का एक लेख मिला है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लेख माना जाता है। इसीलिए इतिहासकार इसे साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड की संज्ञा देते हैं, साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड मानते हैं। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? तो चलिए अब एक नई चीज लेने के लिए जा रहे हैं अपन, और उस नई चीज को कहते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, इंग्लिश में कहते हैं इसको टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन की मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, नगर नियोजन जो है, टाउन प्लानिंग जो है, नगर कैसा था, नगर कैसे बनाया गया था, ये सबसे पहली बात यह है कि इतने सारे नगर बसे हुए थे। क्या है? बहुत सारे नगर बसे हुए थे, और उन सभी नगरों के अंदर 2 प्रकार की विशेषताएं थी। सभी नगरों में, जितने भी नगर थे, उन सभी नगरों में 2 प्रकार की विशेषताएं थी। 2 प्रकार की विशेषताएं थी। 2 प्रकार की विशेषताएं थी। कुछ विशेषताएं तो ऐसी थी जो सभी नगरों में समान रूप से पाई जाती थी, लगभग सभी नगरों में पाई जाती थी। ऐसी विशेषताओं को सामान्य विशेषताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य विशेषताएं कहा जाता है। लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी भी होती है, कुछ विशेषताएं ऐसी भी होती है जो कहीं तो मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। अर्थात उन सामान्य विशेषताओं में कहीं न कहीं अपवाद भी होते हैं। तो हम बात करेंगे, अपवादों की भी बात करेंगे। अरे नगर बनाने के कुछ सामान्य नियम थे, उन्हें तो सामान्य विशेषताएं कहते हैं, पर सब जगह पर नियम वैसे के वैसे लागू हो जाए, ये तो कोई आवश्यक नहीं है। इंसान कभी भी, ध्यान रखना, इंसान कभी भी 2 वस्तुएं एक जैसी नहीं बना सकता, बिल्कुल ही। कहीं न कहीं पर उसमें क्या होता है? अंतर तो होता ही है। तो वो जो अंतर है, उस अंतर को ही क्या कहा जाता है? अपवाद कहा जाता है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं, ठीक है ना भाई? सामान्य विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं अब हम। सामान्य विशेषताएं, सबसे पहली सामान्य विशेषता बता रहा हूं, नगरों की ऐसी विशेषता जो लगभग सभी नगरों में मिलती है, लगभग सभी नगरों में मिलती है, सभी नगरों में नहीं, लगभग सभी नगरों में, क्योंकि कुछ अपवाद भी तो होते हैं। तो ढंग से समझना। पहली विशेषता ये थी कि नगर सामान्यतः 2 भागों में बटे होते थे। कितने भागों में? 2 भागों में बटे होते थे। 2 भागों में बटे होते थे। मान लीजिए ये नगर है, इस नगर के 2 भाग हैं।
इस नगर के 2 भाग बना दिए, ये बना दिया। नगर के कितने भाग हो गए? एक ही नगर था, उस नगर में 2 भाग होते थे, एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, समझ में आ रही बात आपको? पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, ठीक है। दूसरी विशेषता समझना, ये जो पश्चिमी भाग है ना, ये आकार में छोटा होता था। इसका आकार कैसा होता था? छोटा होता था। वो दिख भी रहा है तुमको, दिख रहा है ना, आकार में छोटा होता है। और पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग जो है वो आकार में कैसा होता था? बड़ा होता था। पश्चिमी भाग का क्षेत्रफल कम होता था, पूर्वी भाग का क्षेत्रफल ज्यादा होता था। ये तो तुम्हें दिख गया। तीसरी विशेषता समझना। तीसरी विशेषता ये है कि जो मैं दिखा तो नहीं सकता हूं पर मैं बता रहा हूं। तीसरी विशेषता ये है कि ये जो पश्चिमी भाग होता था ना, ये पश्चिमी भाग ऊंचाई पर होता था। किस पर होता था? ऊंचाई पर होता था। जबकि जो ये पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग वो नीचे की ओर होता था। कैसे होता था? नीचे की ओर होता था। जैसे मान लीजिए ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है, तो ये तो हो गया पश्चिमी भाग और ये क्या हो गया? पूर्वी भाग। ये पश्चिमी भाग तो ऊंचाई पर है और ये पश्चिमी भाग नीचे की ओर है, निचला नगर है। ये ऊपरी नगर है, ये निचला नगर है। समझ में आ रही बात? अब एक खास बात यह है कि ये ऊंचाई जो होती थी कई बार तो प्राकृतिक भी होती थी, कई बार तो कैसी होती थी? प्राकृतिक भी होती थी, और कई बार ये प्राकृतिक ना होकर कृत्रिम भी की जाती थी। क्या की जाती थी? कृत्रिम भी बनाई जाती थी। अर्थात पहले पश्चिमी भाग बनाया जाता था ऊंचाई पर, और पूरा पश्चिमी भाग बनने के बाद फिर नीचे की तरफ, यानी ऊंचा कैसे बनाओगे? पहले ईंटों से ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया और फिर उसके ऊपर भवन बनाए जाते थे। समझ में आ रही बात आपको? जबकि निचले वाले जो नगर थे वो नीचे की तरफ बने, वो अपने आप ही नीचे हो गए ना, अपने आप ही नीचे हो गए। अगर यहां से ईंटों को चुन के पहले चबूतरा बनाया और फिर उसके ऊपर क्या बनाए? भवन बनाए, और तो ये वाला भाग तो अपने आप ही किस पे हो गया? नीचे की तरफ हो गया। समझ में आ रही की बात आपको? तो ये पश्चिमी भाग जो है ये ऊंचाई पर होता था, पूर्वी भाग नीचे की ओर होता था। चौथी विशेषता बता रहा हूं मैं। चौथी विशेषता ये है कि सामान्यतः ये जो पश्चिमी भाग होता था ना, पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी भाग सामान्यतः परकोटे से घिरा होता था। सुरक्षा की दृष्टि से परकोटे से घिरा होता था। अर्थात इसमें क्या होता है? इसमें चौथा नंबर क्या है कि इधर पश्चिमी भाग परकोटा युक्त होता था। कैसा होता था? परकोटा युक्त होता था। जबकि पूर्वी भाग में सुरक्षा के ऐसे कोई विशेष इंतजाम नहीं किए जाते थे। अर्थात जो पूर्वी भाग है वो परकोटा रहित होता था, परकोटा रहित होता था, परकोटे की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? पश्चिमी भाग एक तो ऊंचाई पर है, एक तो क्या है? ऊंचाई पर है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसा है? कम है। लेकिन एक खास बात है कि पश्चिमी भाग के जो भवन है, इस साइड के जो भवन थे ना, वो भवन बड़े बड़े होते थे। कैसे होते थे? बड़े बड़े होते थे। पश्चिमी भाग के भवन जो होते थे वो कैसे होते थे? बड़े होते थे, आकार में बड़े बड़े होते थे। जबकि पूर्वी भाग के जो भवन थे वो आकार में भवन कैसे होते थे? छोटे भवन होते थे। इनकी बजाय इधर के भवन कैसे होते थे? छोटे होते थे। अगर आप अपने गांव के अंदर पर ध्यान रखते हो तो आपके गांव में
याद करो आपके गांव में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मैं बता रहा हूं आपको, सबसे बड़ा भवन है आपके गांव में, कोई सा भी हो, लेकिन वो सार्वजनिक होगा। ये तय है कि वो भवन कैसा होगा, निश्चित रूप से सार्वजनिक होगा। कोई मंदिर हो सकता है, कोई कोई मस्जिद हो सकती है, वो कोई स्कूल हो सकता है, वो कोई पंचायत समिति का या पंचायत ग्राम पंचायत का भवन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, सार्वभौमिक सार्वजनिक भवन होगा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इतने बड़े बड़े भवन थे, इसका मतलब संभवतः इन भवनों का या इस क्षेत्र का सार्वजनिक महत्व था। कैसा महत्व था, सार्वजनिक महत्व था। या यह भी हो सकता है कि यहां पर बड़े लोग रहते होंगे। कैसे लोग रहते होंगे, बड़े लोग, शासक वर्ग के लोग रहते थे। या फिर इस इलाके में क्या होता था, शासक वर्ग के लोग रहते थे। शासक वर्ग के लोग रहते थे। समझ में आ रही बात आपको। जबकि इस साइड के भवन जो है वो आकार में छोटे हैं, आकार में छोटे हैं। ऐसा लगता है यहां पर आम लोग रहते थे। इसका सार्वजनिक नहीं बल्कि इसका आवासीय महत्व था। कैसा महत्व था इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का आवासीय महत्व था। और यहां पर सामान्य लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे, सामान्य लोग रहते थे। सामान्य लोग रहते थे। समझ में आ रही बात आपको। तो भाई साहब कितने अंतर हो गए। इसीलिए अब मैं कह रहा हूं, एक तो ऊंचाई पे ये वाला भाग, पहली बात। दूसरी बात, चारों तरफ से परकोटे से घिरा हुआ है। और तीसरी बात, भवन बड़े बड़े हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को दुर्ग टीला कहा जाता था। कौन सा टीला, दुर्ग टीला या दुर्ग क्षेत्र कहा जाता था। जबकि इस वाले भाग को नगर टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नगर टीला कहा जाता था। समझ में आ रही है क्या बात आपको, कोई प्रॉब्लम। ये कुछ सामान्य विशेषताएं थी। क्या क्या थी, मैं दोबारा बोल देता हूं। नगर दो भागों में बटा होता था, पश्चिमी और पूर्वी। नगर में पश्चिमी भाग के जो भाग जो था उसका आकार छोटा होता था और पूर्वी वाले भाग का आकार बड़ा होता था। पश्चिमी वाला भाग ऊंचाई पर होता था, पूर्वी वाला भाग नीचे की ओर होता था। पश्चिमी भाग पर परकोटा बनाया जाता था, सुरक्षा के इंतजाम किए जाते थे, जबकि पूर्वी भाग पर सुरक्षा के कोई विशेष इंतजाम नहीं किए जाते थे। पश्चिमी भाग के जो भवन थे वो बड़े बड़े होते थे तथा जबकि पूर्वी भाग के भवन अपेक्षाकृत छोटे होते थे। बड़े बड़े भवन थे, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उनका सार्वजनिक महत्व था या वहां पर शासक वर्ग के बड़े लोग रहते थे, एलीट क्लास के लोग रहते थे। जबकि इस क्षेत्र के अंदर आवासीय महत्व था और इसमें सामान्य लोग रहते थे, अपने जैसे लोग। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये जो मैंने आपको विशेषताएं बताई है, ये विशेषताएं मैंने आपको सामान्य विशेषताएं बताई है। अभी मैं इनकी अपवाद की ओर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस नगर की झांकी दिखाना। अच्छा, ये तो वो वाला है, वो पत्थर है जो धोलावीरा में साइन बोर्ड मिला था ना। देखो यहां पर मिलते हैं ये अक्षर है 1 2 3 4 5, अब दिख ही नहीं रहे। ये पत्थर है, ओरिजिनल है, जबकि ये इसकी कॉपी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अक्षरों का लेख है धोलावीरा में। समझ में आ रही बात। और ये है वो नगर का एक मॉडल। ये नगर का मॉडल है, आपको दिख रहा है क्या, नगर का मॉडल। ऐसा मान लो कि एक नगर था, ये नगर तो नहीं है पर नगर का क्या है, एक मॉडल है। और इस मॉडल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो एरिया है,
देखो ढंग से, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया है नगर का दुर्ग भाग। कौन सा भाग है? दुर्ग भाग है। देख लो, आकार में छोटा है, ऊंचाई पर भी है, ऊंचाई पर भी है, और चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, और भवन बड़े बड़े हैं। जबकि इधर वाला जो भाग है, देख लीजिए, ये है नगर भाग। ये है कौन सा भाग? ये नगर भाग है, जो देख लो आकार में बड़ा है लेकिन भवन छोटे हैं। आकार में तो बड़ा है लेकिन भवन कैसे हैं? छोटे हैं। ये तो चलो इसके अंदर तो परकोटा बना दिया, लेकिन सामान्यतः परकोटा नहीं होता था। बेसिकली ये मोहनजोदड़ो का मॉडल है। ये कहाँ का मॉडल है? ये मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो में तो निचला नगर भी जो था वो परकोटे से बंद था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं अपवाद पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। आप इसको देख के फील कीजिए कि इस तरीके का नगर बसा होगा, इस तरीके का नगर बना था। ये इतना बड़ा सारा नगर, यहाँ सामान्य लोग रहते थे और यहाँ पर खास लोग रहते थे। यहाँ आम लोग, यहाँ खास लोग, यहाँ सॉरी, यहाँ आम लोग, यहाँ खास लोग। समझ में आ गई कि बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आज की क्लास यही संपन्न होती है। आपकी क्लास में कुछ संभव है, मेरी क्लास में कुछ टाइम टेबल चेंज हो सकता है, तो वो आपको सूचना मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा। आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई संबंधी, मेरे विषय संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मेरा नंबर लिख के जा रहा हूं, विजय भारद्वाज। नाम तो तुम शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे, विजय भारद्वाज। और मेरे नंबर है 7568123451। ईजी से नंबर है। मैं व्यक्ति भी ईजी सा ही हूं, सामान्य व्यक्ति है, सामान्य नंबर है। बिल्कुल निचले नगर में सामान्य जनता रहती थी और इस वाले नगर में खास लोग रहते थे। तो अगर पढ़ाई संबंधी, मेरे विषय संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से यहां पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का समय शाम ही रहेगा। शाम का मतलब जब मैं यहां से निकलूंगा ना, उसके बाद आप कॉल कर सकते हो। और ज्यादा ही प्रॉब्लम आए तो मैसेज मार देना यार। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मैसेज मार देना, ठीक है? मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर भी यही है। मैं आपको जैसे ही देखूंगा, मैं देखते आपको आपके आंसर दे दूंगा, ठीक है भाई? तो आज की क्लास यही संपन्न होती है। अगली क्लास में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, शाम शाम।